क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई दुश्मन आपके घर की दीवारों के ऊपर से झांकने लगे और फिर उसके हाथ में एक उड़ता हुआ हथियार हो जो आपकी हर बात, हर हरकत, हर कमजोरी को रिकॉर्ड कर रहा हो और फिर किसी और देश को बेच दे? अब सोचिए, अगर वो हथियार आपका दुश्मन पाकिस्तान खरीद ले और बेचने वाला हो तुर्की, तो क्या यह सिर्फ एक डील है या फिर भारत के खिलाफ एक खामोश साजिश? अब जरा ध्यान से सुनिए। भारत ने कुछ नहीं कहा, कोई बयान नहीं, कोई धमकी नहीं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अचानक साइप्रस पहुंचते हैं, एक ऐसा देश जो तुर्की से नफरत की हद तक नाराज है। और फिर यात्रा दर यात्रा, समझौते दर समझौते, भारत ने बिना एक भी गोली चलाए तुर्की को कूटनीतिक आग में जला दिया। इस वीडियो में आप देखेंगे तुर्की और पाकिस्तान के बीच ड्रोन डील की असली साजिश भारत का चुपचाप किया गया साइप्रस और ग्रीस से बदला, कैसे आईएसआई इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रही है। भारत का जवाब, स्वदेशी तापस, आर्चर और अल्फा एस ड्रोन से चीन तुर्की पाकिस्तान गठबंधन की पोल खोलती रणनीति, और अंत में भारत कैसे बन रहा है पूरी दुनिया का अगला ड्रोन सुपर पावर। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, यह एक घोषणा है कि अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, अब भारत रणनीति बनाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी तुर्की की चाल नहीं बल्कि भारत की चालाकी की है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो खुद नेटो का सदस्य है, वही देश भारत के सबसे बड़े विरोधी को सबसे खतरनाक हथियार क्यों दे रहा है? कहानी शुरू होती है तुर्की से। सेल्चुक बायरक्तार, एक इंजीनियर, एक ड्रोन्स निर्माता और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का दामाद, यही वो शख्स है जिसने बायरक्तार TB2 नाम का ड्रोन बनाया, जो अब पूरे विश्व में युद्ध की परिभाषा बदल रहा है। पहले अजरबैजान ने इसका इस्तेमाल किया आर्मेनिया के खिलाफ, फिर यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ, और अब पाकिस्तान। साल था 2023 का अंत। पाकिस्तान ने बायरक्तार TB2 ड्रोन्स की एक खेप हासिल की, चुपचाप, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय ऐलान के। इस बार ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फोटो सेशन, लेकिन भारत को सब पता था। इन ड्रोन्स की तैनाती हुई रावलपिंडी के नजदीक और बलूचिस्तान में। आईएसआई ने इनका इस्तेमाल सर्वेलेंस के लिए किया, यानी भारत की सीमाओं की जासूसी। POK के ऊपर से LOC के बिल्कुल पास तक उड़ान, और 4K वीडियो फीड सीधे ISI के हेडक्वार्टर्स में। कुछ ही महीनों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। 2024 की शुरुआत में जम्मू सेक्टर के पास एक बायरक्तार ड्रोन को इंडियन आर्मी ने रेडार स्पूफिंग से गिरा भी दिया। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं थी, ये एक कूटनीतिक चुनौती थी। और अब आइए सोचते हैं, तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है? एक तरफ तुर्की खुद नेटो का सदस्य है, यानी उस गठबंधन का हिस्सा जो आतंकी नेटवर्क से लड़ने की बात करता है, और दूसरी तरफ वही तुर्की पाकिस्तान जैसे देश को ऐसा ड्रोन दे रहा है जो ISI के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, बलूचिस्तान में भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों की निगरानी के लिए। यानी एक तरफ रिप्रेशन, दूसरी तरफ एग्रेशन। अब यह सिर्फ ड्रोन्स की कहानी नहीं रही, ये एक ट्रायंगल बन चुका है। तुर्की, ISI, पाकिस्तान तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक नया एरियल फ्रंट खोलना चाहते हैं, लेकिन भारत ने चुपचाप जवाब देना चुना, और वो जवाब था कूटनीति से, ड्रोन से नहीं। PM मोदी ने कदम रखा साइप्रस की धरती पर। अब सवाल यह है, साइप्रस में ऐसा क्या था जिससे तुर्की की नींद उड़ गई? उसके लिए हमें जाना होगा कुछ दशक पीछे और देखना होगा कि तुर्की और साइप्रस के बीच वो जख्म क्या था जो अब फिर से हरा हो गया है। तो अब कहानी हमें लेकर जाती है भूमध्य सागर के एक छोटे से द्वीप की ओर। साइप्रस नाम सुनते ही शायद आपको लगे ये कोई छुट्टियों वाली जगह होगी, नीला समंदर, सफेद इमारतें, लेकिन आपको क्या पता, यही वो द्वीप है जिसकी वजह से तुर्की को संयुक्त राष्ट्र में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। और आज भी अगर कोई देश साइप्रस के साथ खड़ा हो जाए तो तुर्की का खून खौल उठता है। पर असल में हुआ क्या था? साल था 1974। तुर्की ने साइप्रस में सैन्य हमला कर दिया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तुर्की ने खुद घुसकर एक आजाद देश का उत्तर हिस्सा हड़प लिया। नाम रखा नॉर्दर्न साइप्रस, और आज तक सिर्फ एक देश है जो उसे मान्यता देता है, और वो है तुर्की खुद। यानी पूरी दुनिया के लिए नॉर्दर्न साइप्रस एक अवैध कब्जा है, और तुर्की का यह कब्जा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नजरों में गैर कानूनी है। तब से लेकर अब तक दुनिया के ज्यादातर देश और खासकर भारत
इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा मानते हैं। हर साल यूएनजीए में जब साइप्रस मुद्दे पर वोटिंग होती है, तुर्की अलग थलग पड़ जाता है। अब सवाल उठता है, भारत का इससे क्या लेना देना? देखिए, कूटनीति में सबसे बड़ी चीज होती है संकेत। टर्की जब पाकिस्तान को ड्रोन्स देकर भारत को घेरने की कोशिश करता है, तो भारत सीधे युद्ध नहीं करता, बल्कि एक चुपचाप यात्रा से दुनिया को संदेश देता है कि आना, हमें तुम्हारे सबसे बड़े जख्म की भी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी जब साइप्रस पहुंचते हैं तो सिर्फ एक देश के साथ दोस्ती नहीं करते, वो तुर्की को सीधा कूटनीतिक तमाचा मारते हैं। क्योंकि भारत की ये यात्रा किसी औपचारिक समझौते से कहीं ज्यादा थी। ये थी एक सिंबॉलिक स्ट्राइक, एक शांत डिप्लोमैटिक पंच, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुर्की ने ड्रोन्स देकर मारा था। और खास बात, तुर्की इस बात को अच्छे से समझता है। इसलिए पीएम मोदी के साइप्रस पहुंचते ही तुर्की के सरकारी चैनलों पर चिंतित रिपोर्टिंग शुरू हो गई। इंडिया सपोर्टिंग साइप्रस नैरेटिव, India's growing closeness with Greece and Cyprus. Modi tilting the balance in Eastern Mediterranean. यानी भारत ने कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन तुर्की की विदेश नीति की चूलें हिला दी। अब जरा सोचिए, जो तुर्की आजादी के नाम पर दुनिया को भाषण देता है, वही खुद एक छोटे देश पर कब्जा करके बैठा है। और जब भारत उस देश का हाथ पकड़ता है, तो तुर्की को लगता है जैसे किसी ने उसका नकाब उतार दिया हो। और यहीं से भारत का अगला कूटनीतिक कदम बनता है ग्रीस की तरफ। साइप्रस से सीधा जुड़ने के बाद भारत ने एक और मोहरा चल दिया, और इस बार निशाना और भी बड़ा था, ग्रीस। हाँ, वही ग्रीस जो कभी पश्चिमी सभ्यता की जननी माना जाता था, लेकिन आज की दुनिया में तुर्की का ऐतिहासिक और सैन्य प्रतिद्वंद्वी। अब जरा सोचिए, जब भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री ग्रीस जाता है और वहां के प्रधानमंत्री के साथ रणनीतिक समझौते करता है, तो सिर्फ व्यापार नहीं होता, वहां होता है। लेकिन भारत और ग्रीस को जोड़ता क्या है? पहला, तुर्की विरोधी नीति। ग्रीस और तुर्की के बीच समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद दशकों से चला आ रहा है। एजियन सागर में छोटे छोटे द्वीपों की ओनरशिप को लेकर दोनों देश युद्ध के कगार पर रह चुके हैं। तुर्की अक्सर ग्रीस की सीमा के पास अपने युद्धपोत भेजता है, और बदले में ग्रीस अपने युद्धाभ्यास को तुर्की की आंखों में आंखें डालकर करता है। इस बीच भारत जब ग्रीस की सरकार से रणनीतिक बातचीत करता है, तो तुर्की को समझ में आ जाता है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया में ही नहीं, भूमध्य सागर की राजनीति में भी उतर आया है। दूसरा, डिफेंस कोऑपरेशन। भारत और ग्रीस ने 2023 में एक बड़ा सैन्य समझौता किया, जिसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस शामिल थीं। यानी अब अगर तुर्की भारत को ड्रोन देकर पाकिस्तान की मदद करता है, तो भारत ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी और कूटनीति से मजबूत कर सकता है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र में समर्थन। ग्रीस ने कई बार खुले मंचों पर भारत का समर्थन किया है, चाहे वो कश्मीर पर पाकिस्तान के बयानों का जवाब हो या फिर भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट देने की वकालत। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ग्रीस ने साफ शब्दों में कहा, इंडिया इज अ फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। अब यह शब्द केवल तारीफ नहीं है, ये तुर्की के लिए एक सावधान संदेश है कि अब भारत अकेला नहीं है, ये एक नया गठबंधन बना रहा है, और ये गठबंधन तुर्की के विस्तारवादी एजेंडे को संतुलन में लाने वाला है। सोचिए, तुर्की अगर पाकिस्तान को ड्रोन्स देगा, तो भारत अब ग्रीस को टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है। यही वो चाल है जिसमें भारत ने एक गोली चलाए बिना ही तुर्की के पूरे विदेशी नीति ढांचे को हिला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वक्त है असली सवाल पूछने का, क्या तुर्की अब सिर्फ एक ड्रोन सप्लायर रह जाएगा, या फिर वो भी किसी के इशारे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है? और इसके लिए हमें उठाना होगा चीन और तुर्की के नए रिश्तों का पर्दा। जब भी कोई भारत को घेरने की कोशिश करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं चीन जरूर शामिल होता है। और अब जब तुर्की पाकिस्तान को बैरक्टार जैसे हाईटेक ड्रोन्स देने लगा है, तो सवाल उठता है, क्या ये सब तुर्की अकेले कर रहा है, या फिर कोई बैकएंड स्ट्रैटेजी है जिसे बीजिंग। चलिए तथ्यों से शुरू करते हैं। पिछले 5 वर्षों में तुर्की और चीन के बीच व्यापार 2 गुना हो चुका है। 2018 में जहां यह व्यापार $20 अरब था, वहीं 2023 तक यह $40 अरब पार कर गया। लेकिन यह सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। 2020 में तुर्की ने डिजिटल सिल्क रोड प्रोजेक्ट पर चीन के साथ समझौता किया, जिसका सीधा संबंध है डेटा निगरानी, 5G टेक्नोलॉजी और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब सोचिए, एक तरफ तुर्की चीन के साथ मिलकर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, और दूसरी तरफ वही तुर्की पाकिस्तान के ISI को ड्रोन दे रहा है, जिसका काम है भारत में घुसपैठ। और दूसरा बड़ा संकेत, मिलिट्री कोऑपरेशन। तुर्की का रॉकेट सन और चीन का नोरिंको
दोनों मिलकर अब मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सहयोग कर रहे हैं। बायरक्तार TB2 ड्रोन अब सिर्फ निगरानी नहीं करता, उसमें अब लेजर गाइडेड मिसाइल भी लगाई जा रही है जो नोरिंको टेक से जुड़ी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत के आसमान में उड़ने वाले तुर्की ड्रोन्स के अंदर चाइनीज टेक्नोलॉजी छिपी हो सकती है। यानी जो ड्रोन दिख रहा है वो तुर्की का है, लेकिन उसकी आंखें और हाथ चीन के हैं। तीसरा, पाकिस्तान के जरिए इनडायरेक्ट फ्रंट चीन जानता है कि वो भारत से सीधे नहीं भिड़ सकता, इसलिए वो पाकिस्तान और तुर्की को आगे करता है। पाकिस्तान की सेना और ISI चीन से हथियार लेती है और अब तुर्की से ड्रोन। इस त्रिकोण का मकसद है भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी प्रेशर एक्सिस तैयार करना। जैसे ही भारत LAC पर चीन की हरकतों पर प्रतिक्रिया देता है, वैसे ही पाकिस्तान LOC पर हलचल बढ़ा देता है। अब उसमें तुर्की के ड्रोन्स भी शामिल हो गए हैं। अब सवाल यह नहीं है कि तुर्की भारत से क्यों टकरा रहा है, बल्कि सवाल यह है कि किसके इशारे पर तुर्की ऐसा कर रहा है। उत्तर है चीन। क्योंकि अगर भारत पश्चिमी देशों ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपनी सैन्य और कूटनीतिक स्थिति मजबूत करता है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान चीन को होगा। और इसी डर में चीन ने तुर्की जैसे देश को ड्रोन एक्सपोर्टर से एक जियोपॉलिटिकल पॉन में बदल दिया है। लेकिन भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं। अब कहानी मोड़ लेती है भारत के जवाबी कदमों की ओर। कैसे भारत एक नई विदेशी नीति, एक नया सैन्य गठबंधन और एक नया ड्रोन इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की को बल्कि चीन को भी अप्रत्यक्ष जवाब दे रहा है। तुर्की जब पाकिस्तान को बायरक्तार TB2 ड्रोन दे रहा था, तब भारत चुप नहीं बैठा था, क्योंकि भारत जानता था आधुनिक युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, आंखों और कानों से लड़ा जाएगा, यानी ड्रोन से। और यही वजह है कि भारत ने 2 मोर्चों पर तैयारी शुरू कर दी। पहला मोर्चा, स्वदेशी ड्रोन निर्माण। भारत में अब सिर्फ विदेशी ड्रोन नहीं आते, यहां अपने खुद के मेड इन इंडिया ड्रोन बन रहे हैं, जैसे कि तापस, आर्चर, अल्फा S और स्विफ्ट UCAVs। इनमें से कुछ सर्वेलेंस के लिए हैं तो कुछ सीधे कम्बैट मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। तापस यानी टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस, ये भारत का जवाब है बायरक्तार को। ड्रोन रेंज लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा, एंड्योरेंस 12 घंटे से अधिक, कैमरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्लस इंफ्रारेड सेंसर्स, पेलोड हाई प्रिसिजन म्यूनिशंस तक। और सबसे खास बात, इसमें कोई विदेशी डिपेंडेंसी नहीं है, यानी ना तो चीन की चिप और ना ही तुर्की की टेक्नोलॉजी। भारत ने HAL, DRDO और कई प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा कर लिया है जहां अब हम दूसरे देशों को ड्रोन बेचने की स्थिति में आ चुके हैं। जी हां, इंडिया एज अ ड्रोन एक्सपोर्टर। दूसरा मोर्चा, रणनीतिक गठबंधन। भारत ने सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि रणनीति में भी जवाब देना शुरू किया है। ग्रीस और साइप्रस के साथ सुरक्षा साझेदारी, फ्रांस के साथ मिराज और राफाल बेस्ड ड्रोन टेक शेयरिंग, अमेरिका से जनरल एटॉमिक्स के MQ-9 रीपर की डील, और सबसे बड़ी बात, इजराइल के साथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। अब भारत सिर्फ ड्रोन खरीद नहीं रहा, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा रहे हैं जिससे हमारी कंपनियां खुद निर्माण कर सकें। और यह सब हुआ बिना शोर के। तुर्की ने जब ड्रोन देकर पाकिस्तान की पीठ थपथपाई, तब भारत ने सिर्फ एक शब्द बोला, आत्मनिर्भरता। और आज भारत ने एक ऐसा काउंटर इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है जो सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि ISI और चीन के पूरे फ्रेमवर्क को संतुलन में ला सकता है। यही कारण है कि PM मोदी की साइप्रस यात्रा सिर्फ कूटनीतिक स्टेप नहीं थी, वो एक सिंबॉलिक अनाउंसमेंट थी कि अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, अब वो खुद गेम सेटर बनेगा। और आज जब आप इंडियन डिफेंस मैप्स देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ LOC या LAC नहीं दिखेगा, अब आपको एक पूरी वैश्विक रणनीति दिखेगी जिसका नाम है इंडियाज स्ट्रेटेजिक ड्रोन डॉक्ट्रिन। अब जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जो कभी अपने रक्षा उपकरणों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, अब वही भारत दुनिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ चुका है। और यही है भारत की न्यू स्ट्रैटेजिक पोस्चर, जिसे समझना अब तुर्की, पाकिस्तान और चीन के लिए जरूरी नहीं बल्कि जरूरी से भी ज्यादा हो गया है। आने वाले 5 साल की योजना क्या है? 8 ग्लोबल ड्रोन कॉरिडोर का निर्माण। भारत अब सिर्फ अपने सीमाओं की रक्षा के लिए ड्रोन नहीं बनाएगा बल्कि एक ऐसा साउथ साउथ डिफेंस नेटवर्क बना रहा है जहां भारत अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया को कम लागत वाले हाईटेक सर्वेलेंस और कॉम्बैट ड्रोन्स मुहैया करवा सकेगा। 2
एआई इनेबल्ड वॉरफेयर का आगाज टापास और आर्चर जैसे यूएवीज अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स से लैस होंगे, यानी ये ड्रोन खुद डिसीजन ले सकेंगे। कहाँ निगरानी करनी है, किस बिंदु पर हमला करना है और कैसे दुश्मन के नेटवर्क को जाम करना है। और यानी अगली बार जब कोई पाकिस्तान या आईएसआई भारतीय सीमा पर कुछ भेजेगा तो उसका जवाब एक ऑटोनमस इंडियन ड्रोन देगा जो बिना इंसान के दखल के ऑपरेशन कर सकेगा। 3. डिफेंस डिप्लोमेसी का नया चेहरा। जैसे अमेरिका अपने F-16 और MQ-9 रीपर को डिप्लोमैटिक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारत ड्रोन अग्रीमेंट्स को नई विदेश नीति का हिस्सा बना रहा है। अब साइप्रस, ग्रीस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीकी देश भारत के रक्षा क्षेत्र के ग्राहक बन रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये है डिप्लोमेसी थ्रू डिटरेंस, यानी डिफेंस के जरिए दुनिया में भरोसा और संतुलन दोनों। 4. चाइना, टर्की, पाकिस्तान नेक्सस का रणनीतिक जवाब अब भारत को डरा नहीं सकते। बायरक्तार TB2 जैसे ड्रोन, क्योंकि भारत के पास अल्फा एस जैसे लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ ड्रोन्स हैं जो स्वॉर्म में उड़ सकते हैं। मतलब एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ेंगे और दुश्मन को कंफ्यूज कर देंगे, रेडार पर दिखे बिना। अब पाकिस्तान की ISI की हर हरकत पर एक इनविजिबल इंडियन आई बैठी होगी जो न सिर्फ देखेगी बल्कि वक्त आने पर एक्शन भी लेगी। जब प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस जाते हैं तो वो सिर्फ एक देश का दौरा नहीं करते, वो एक संदेश भेजते हैं। अगर तुम हमारे दुश्मनों को हथियार दोगे तो हम तुम्हारे जख्मों को दुनिया के सामने उजागर करेंगे। तुर्की ने भारत को घेरने की कोशिश की, पर भारत ने बिना एक गोली चलाए उसकी विदेश नीति, सैन्य गर्व और रणनीतिक संतुलन तीनों पर कूटनीतिक हमला कर दिया। अब भारत सिर्फ बचाव करने वाला देश नहीं है, भारत अब एक निर्णायक ताकत है, एक डिजिटल युद्ध का सेनापति है और एक ड्रोन सुपर पावर बनने की राह पर अग्रसर है। डिप्लोमेसी में जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप चिल्लाएं, कभी कभी बस एक चुपचाप यात्रा पूरे युद्ध का रुख बदल देती है, और भारत ने यही कर दिखाया।